वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6। और आज हम इस पार्ट में जानने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बुक में पहली हेडिंग दे रखी है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सीरीज़ और पैरेलल। ये एक तरीके का क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक मतलब घरों में या इंडस्ट्रीज़ में हम लोग जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वो सीरीज़ में लगे होते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके घरों में जो कनेक्शन होता है, मान लीजिए ये एक पोल है, खंबा है, ठीक है, और यहाँ पे तार है, और यहाँ पे है आपका घर। खंबे से लेके आपके घर तक जो करंट आएगा वो तो आएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सिर्फ एक ही तार होता है, खंबे से लेकर आपके घर तक एक ही तार होता है। तो खंबे से लेकर घर तक तो जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। लेकिन घर में जाके तार क्या हो जाता है, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। कूलर का अलग, फ्रिज का अलग, टीवी का अलग और किसी चीज़ का अलग। घर के जो अंदर इलेक्ट्रिक वायर होती है वो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और लेकिन घर के बाहर जो तार दे रखा है हमने पोल तक, अपने खंबे तक, बिजली के खंबे तक, वो सीरीज़ में एक तार होता है। तो घर तक तो लाइट हमारी सीरीज़ में आ रही है, लेकिन घर में आते ही मीटर पे वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो घर में क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम घरों में यूज़ करते हैं। अब पैरेलल को ही क्यों यूज़ करते हैं, सीरीज़ को क्यों नहीं यूज़ करते। सीरीज़ में यूज़ करने के कुछ नुकसान हैं। वो नुकसान ये दे रखे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अगर हम डोमेस्टिक वायरिंग मतलब घरों की वायरिंग जो है हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करने शुरू कर देंगे तो क्या डिसएडवांटेज आएंगे। पहला डिसएडवांटेज है, इन सीरीज सर्किट इफ वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कैन आल्सो स्टॉप वर्किंग बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन। होगा क्या, अगर हम घर के अंदर भी सीरीज में लगा दें, एक ही तार से हम टीवी को चला दें, उसी तार से पंखे को चला दें, उसी तार से हम बल्ब को जला दें, तो अगर कोई भी अप्लायंसेस हमारा हल्का सा बल्ब भी फूक गया तो सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, वर्क करना बंद कर देंगे। यही रीज़न है कि घर में हम सीरीज़ में न लगा के पैरेलल में लगाते हैं, अलग अलग वायर देते हैं, सबकी एक नहीं देते। दूसरा डिसएडवांटेज है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली। अगर हम घरों में सीरीज़ में लगा देंगे तो सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का एक ही स्विच हो जाएगा। एक बटन बंद करने पे ही हमारा टीवी भी बंद हो जाएगा, फ्रिज भी बंद हो जाएगा, कूलर, एसी, सब कुछ, हमारे सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। ये रीज़न है कि हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन घर में यूज़ नहीं करते, ठीक है। डोमेस्टिक वायरिंग में हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करते। इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। तो सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम नहीं होता। तो सीरीज सर्किट अगर हम घर में लगाने लग जाए तो हर अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। हर अप्लायंसेस को सेम 220 वोल्टेज नहीं मिल पाएगी। चौथा डिसएडवांटेज सीरीज में लगाने का है, इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द सर्किट विच द करंट फ्लो द पावर सप्लाई इज लो। सीरीज़ में जो होता है, सीरीज़ में ओवरऑल या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और करंट क्या होगा, घर में कम से कम ही फ्लो हो पाएगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट क्या आएगा, कम आएगा। ये भी एक रीज़न है कि हम सीरीज़ में डोमेस्टिक वायरिंग नहीं करते। हम डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्यों करते हैं, उससे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को देख लेते हैं। तो एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो पैरेलल सर्किट के एडवांटेज क्या है डोमेस्टिक वायरिंग में। पहला एडवांटेज है
In parallel circuit, if one electric appliances stop working due to some defect, then all other appliances keep working normally. अगर पैरेलल अरेंजमेंट किया हुआ है हमने घर में और कोई एक अप्लाइंसेस ख़राब हो गया तो बाकी सारे अप्लाइंसेस क्या होंगे, कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, ना कि सारे ही बंद पड़ जाएंगे। यही रीज़न है हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। दूसरा एडवांटेज है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैज़ इट्स ओवन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द अदर अप्लाइंसेस। तो पैरेलल में हर अप्लाइंसेस का क्या मिल जाएगा, हमें एक अलग अलग स्विच मिल जाएगा, जिससे कि हम हर अप्लाइंसेस को अलग अलग सेपरेटली ऑफ ऑन कर सकते हैं। हमें केवल फ़ैन ऑन करना है तो हम सिर्फ फ़ैन ऑन को करना, फ़ैन वाला बटन दबाएंगे और फ़ैन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। हमें सिर्फ बल्ब ऑन करना है तो हम बल्ब वाला बटन दबाएंगे और सिर्फ बल्ब ही ऑन होगा, ना कि सारे अप्लाइंसेस ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है पैरेलल अरेंजमेंट करने का, पैरेलल कॉम्बिनेशन घर में यूज़ करने का। तीसरा फ़ायदा, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस गेट सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो पावर सप्लाई लाइन हमें 220 वोल्ट देती है, जो इंडिया में वोल्टेज यूज़ होता है वो 220 वोल्ट आती है हमारे घरों में। और अगर हम पैरेलल अरेंजमेंट करेंगे तो हर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को पूरा का पूरा 220 वोल्ट क्या मिलेगा, वोल्टेज मिल जाएगा। हर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को क्या मिल जाएगा, बराबर वोल्टेज मिल जाएगा। ये रीज़न है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ करते हैं। चौथा रीज़न, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस of the household circuit is reduced due to which the current flow the power supply is high। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है सीरीज़ के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम देखने को मिलता है, इस वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर करते हैं घर में। और जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है हमारी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाई जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाई जाती है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करी जाती है। आगे अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। तो मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल पावर इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब पावर का एक जनरल फॉर्मूला होता है, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर बराबर W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी। W होता है वर्क डन, T होता है हमारा टाइम। ठीक है, W वर्क डन और T टाइम होता है। पावर का जनरल फॉर्मूला है W अपॉन टी और पावर की जनरल SI यूनिट होती है वॉट। क्या होती है पावर की SI यूनिट, वॉट। वॉट में हम पावर को नापते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 वोट, यहाँ पावर 1 वोट जब कहलाई जाएगी जब 1 जूल वर्क 1 सेकंड तक के लिए होगा। 1 सेकंड के लिए 1 जूल वर्क होगा तो हमें पावर कितनी देखने को मिलेगी, 1 वोट। तो कह सकते हैं 1 वोट हमारा बराबर होता है 1 वोट बराबर होता है हमारा 1 जे पर सेकंड के। ठीक है, पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं। तो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है हमारा 1 वोट पावर। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। और पावर की SI यूनिट है वॉट। अब आगे देखिए, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जो K बना हुआ होता है, K मतलब किलो, उसकी वैल्यू होती है 1000। ठीक है, 1000 उसकी वैल्यू होती है। तो 1 किलो वोट में 1000 वोट होते हैं। ठीक है, 1 किलो वोट में 1000 वोट होते हैं। और वोट पावर की स्मॉलेस्ट SI यूनिट है, इसीलिए उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेते हैं, हम किलो वोट में बना लेते हैं। ठीक है, और 1000 की वैल्यू, 1000 जो है ये K की वैल्यू होती है। तो 1 किलो वोट में हमारे कितने पाए जाते हैं, 1000 वोट पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करने का।
अब आप देख सकते हैं, मैं आपको ये फॉर्मूला एक बार ड्राइव करके दिखाऊंगा ज़रूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ज़रा ध्यान देना। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल पावर, पावर बराबर W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ा है आप। अब ये जो पावर होती है सभी चीज़ के लिए अलग अलग होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए पावर अलग होगी, हमारे लिए पावर अलग होगी। कोई घोड़ा चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, उसके लिए पावर अलग होगी। तो सभी के लिए पावर अलग अलग होती है, लेकिन पावर का जनरल फार्मूला सभी के लिए ये है। और लेकिन पावर का मेन फार्मूला सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जब पावर सबके लिए अलग अलग होती है तो पावर का फॉर्मूला भी सबके लिए अलग अलग ही होता है। पावर अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि ये जो W दे रखा है, W माने वर्क डन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये ऐसे तो है नहीं कि यहाँ मेरी तरह बोले या चले फिरे जब भी ये कुछ काम कर रही है ना। तो ये अपने अलग पैरामीटर्स में काम करती है, इसका वर्क डन अलग तरीके से होता है। जैसे हम वर्क करते हैं, हम अलग तरीके से वर्क करते हैं। कोई मज़दूर है, मज़दूर अपना मजदूरी करके वर्क करता है। कोई कुली है, वो अपना वेट उठा के वर्क करता है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की ना अलग पैरामीटर में वर्क डन करती है। यही रीज़न है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पावर का हम एक अलग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। हमने आज तक भी इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट में जो चैप्टर में सिर्फ पढ़ा है आई के बारे में, वी के बारे में और आर के बारे में। यही 3 पैरामीटर में हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला भी आई, वी या आर के फॉर्म में लाएंगे। आपने पढ़ा होगा आई बराबर पढ़ा होगा तुमने Q अपॉन टी, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम के, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा V बराबर W अपॉन Q, ये करंट का W अपॉन Q, ठीक है। V बराबर W अपॉन Q, तो ये किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला है और ये करंट का जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के जनरल फॉर्मूले में देखो W है, ठीक है। अगर मैं इसकी W की वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो W बराबर आ जाएगा VQ, W बराबर आ गया मेरा VQ। और इस W को मैं जनरल फॉर्मूले में भर दूंगा यहाँ, ठीक है। जनरल फॉर्मूले में W की वैल्यू भर दूंगा तो पावर मेरा बैठेगा, पावर बराबर जो कि W अपॉन टी है, W की वैल्यू मैं रख रहा हूँ। W की वैल्यू करंट की फॉर्म में क्या होती है, VQ, और अपॉन में T ऐसा का ऐसी है। अब ये जो Q अपॉन टी वाला फैक्टर है, Q अपॉन टी मेरा क्या होता है, I होता है, ठीक है। Q अपॉन टी मेरा क्या होता है, I होता है। तो Q अपॉन टी को मैं लिख दूंगा, I लिख दूंगा सीधा सीधा, तो पावर आ जाएगी मेरी V इंटू I। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर कैसे कैसे निकालूंगा मैं, सीधा सीधा V की मल्टीप्लाई I से कर दूंगा, तो मेरी क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर निकल जाएगी। ये फॉर्मूला मैंने कैसे ड्राइव करा, ये इम्पोर्टेंट है, आप एक बार और देख लीजिए। एक बार और लिख रहा हूँ, तो पावर का जनरल फॉर्मूला था मेरे पास, पावर बराबर W अपॉन टी, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। और V था मेरे पास जनरल फॉर्मूला, वोल्टेज बराबर V था मेरे पास जनरल फॉर्मूला, V बराबर Q अपॉन W अपॉन Q, ठीक है। ये V का फॉर्मूला था। यहाँ से मैं अगर W निकालूँ, W बराबर VQ आ जाएगा, ठीक है। और W की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँगा, ये इक्वेशन 1 थी और ये मेरी 2 थी, तो W की वैल्यू मैंने वहाँ जनरल फॉर्मूले में रख दी, तो मेरी पावर बराबर आ जाएगी VQ अपॉन टी, ठीक है। और ये Q अपॉन टी जो होता है I के बराबर होता है, तो Q अपॉन टी की जगह मैं I लिख लूँगा, तो पावर हमारा आ जाएगा V इंटू आई। ऐसे ये पावर का फॉर्मूला ड्राइव होता है इजीली, और ये डेरिवेशन भी आपको सीखना है। और पावर का ये जनरल फॉर्मूला है। कभी भी इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी हो तो हम वोल्टेज में करंट की मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर निकल के आ जाएगी हमारी WATT वॉट में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर निकल के आ जाएगी। तो कभी भी हमें गिवन हुआ अगर वोल्टेज और करंट, तो हम पावर का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे पावर का फॉर्मूला हम, पावर बराबर
V इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इजिकल्स टू आई आर। ठीक है, अब इस ओम्स लॉ से हम V की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला देखने को मिलता है जो कि होता है पावर बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, एक आई ये रहा पहले से और एक ओम्स लॉ में से आया V की वैल्यू में से, तो हमें क्या मिलता है, एक पावर का नया फॉर्मूला मिलता है जो मिलता है आई स्क्वायर आर। और ओम्स लॉ से अगर हम आई की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू ओम्स लॉ से होती है V अपॉन आर। और अगर हम आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो फिर हमें एक नया फॉर्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, नया फॉर्मूला देखने को मिलता है, वो होता है पावर का पावर इजिकल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन पावर के क्या हैं, फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ये तीनों पावर के फॉर्मूले हैं। अगर हमें V आई गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें आई आर गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस मतलब V आर गिवन होगा तो हम ये वाला पावर का इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लगाएंगे और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये पावर का फॉर्मूला समझ में आया होगा और इसका डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ तक पावर का फॉर्मूला निकालने के बाद ओम्स लॉ से एक बार तो यहाँ पे V की वैल्यू रख देंगे, आपको ये नया फॉर्मूला मिल जाएगा, और एक बार ओम्स लॉ से I की वैल्यू रख देंगे तो आपको ये वाला नया फॉर्मूला मिल जाएगा। ये तीन पावर के फॉर्मूले होते हैं, डेरिवेशन मैंने करके दिखाई दिया है, और आपको ये तीनों ही पावर के फॉर्मूले याद रखने हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के समझ के सुटेबल पावर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जो फॉर्मूला सुटेबल हो वो लगाना हो। ठीक है, और पावर निकालनी है, और पावर हमेशा ही वॉट में आएगी। तो ये तीनों पावर के फॉर्मूले एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं पावर का ये फॉर्मूला P बराबर V इंटू आई। ठीक है, और पावर के है ये तीन फॉर्मूले, मैं डायरेक्ट ही तीनों दिखा देता हूँ। ये रहा पावर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का, पहला V इंटू आई, दूसरा आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन आर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आगे है पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे रखे हैं और उनकी पावर दिखा रखी है, जैसे कि ट्यूबलाइट कितने वोट पे काम करती है, 40 वोट की होती है। ठीक है, ये जो जनरल ट्यूबलाइट होती है आजकल तो कम वोट की भी आ रही है। ठीक है, ये जनरल एक नंबर है। तो रेफ्रिजरेटर होता है जनरली 150 वोट का। तो ये काफ़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर दिखाई हुई है आपको। ठीक है, वोट में। आगे है सैम्पल प्रॉब्लम 1, सैम्पल प्रॉब्लम 2। दोनों ही सैम्पल प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में ज़रूर ट्राई करना। पहली सैम्पल प्रॉब्लम है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। तो मेरे पास देखो ये जो पावर, ये जो नंबर दे रखा है इसके पीछे ये जो यूनिट लग रही है ना W, मैं इससे पहचान लूँगा कि ये क्या है, पावर है। तो पावर गिवन दे रखी है मुझे कितनी, 40 वोट, और इसके पीछे V लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को वोल्टेज दे रखी है कितनी, 220 वोल्ट। ये मेरे को गिवन दे रखा है, और मेरे से पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द करंट। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं करंट I। ठीक है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा है पावर इजिकल्स टू V इंटू आई। मेरे को P दे रखा है, V भी दे रखा है, I पूछ रहा है, तो I कैसे निकालूंगा मैं, I बराबर P अपॉन V कर दूंगा। पावर कितनी दे रखी है मुझे, 40 वोट, तो 40 रख दिया। वोल्टेज दे रखा है 220 वोट, तो 220 वोट रख दिया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा पॉइंटों में 0.18 एम्पियर। ठीक है, करंट, एम्पियर करंट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। और सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मैं समझा देता हूँ।
एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है 220 वोल्ट उस पर लिखा हुआ है और 100 वोल्ट उसकी पावर देता है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 1110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। तो एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, पहले तो उसे 220 पे चला रहे हैं, तो कितनी पावर ले रहा है, 100 वाट पावर यूज़ कर रहा है वो, है ना। जब उसे 110 पे चलाएंगे तो वो कितनी पावर लेगा, ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट केस बना लूँगा और सेकंड केस बना लूँगा। फर्स्ट केस में तो मैं 220 पे चलाऊँगा उस बल्ब को और पावर मुझे मिलती है 100 वोल्ट, और दूसरे केस में मैं 110 वोल्ट पे 110 वोल्ट वोल्टेज दे के बल्ब को जलाऊंगा तो मुझे कितनी पावर मिलेगी, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन लिख लेता हूं मैं। तो केस 1 और केस 2 गिवन लिख लेता हूँ मैं, है ना। मुझे दे रखी है पहले तो वोल्टेज कितना, 220 वोल्ट, तो मुझे पावर मिल रही है कितनी, 100 वोल्ट, ठीक है। और दूसरे केस में उसने कहा कि वोल्टेज दूंगा मैं कितनी, 1110 वोल्ट, तो मुझे पावर कितनी देखने को मिलेगी, ये तो मुझे निकालनी है। तो फर्स्ट केस वाले को मैं वोल्टेज 1 पावर 1 मान लेता हूँ, सेकंड वाले को वोल्टेज 2 पावर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बल्ब तो एक ही है, बल्ब एक है तो दोनों केस में रेजिस्टेंस तो बराबर होगा। जब एक चीज़ है, एक बल्ब है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी तो वही होगी, बल्ब तो नहीं बदल रहा वो, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। हमने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, फॉर्मूला पढ़ा। यहाँ से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूँ तो मेरा रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो R बराबर V कितना है, 220 वोल्ट, और स्क्वायर है तो 220 दो बार, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पावर जो कि है 100, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ गया। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ गया मेरा 22 × 22 ओम, ये मेरा R आ गया। अब R तो दोनों केस के लिए बराबर ही होगा, तो R मेरा क्या आया, 22 × 22 ओम, ठीक है। कितना आया R, 22 × 22 ओम। तो R मेरा आया था केस 1 में और केस 2 में। R तो देखो सेम ही होगा, जो कि आया 22 × 22 ओम, ठीक है। और यहाँ पे V दे रखा था 220 वोल्ट और पावर दे रखी थी 110 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना था, यहाँ पे निकालनी है मुझे पावर बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अब पावर निकालूंगा मैं, तो V स्क्वायर, तो सेकंड केस में V कितना लेना है, 110 लेना है, 110 पे चला रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। R कितना है, 22 × 22। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11 0, 11 2 जा 2 5 जा और 2 5 जा, और 5 × 5 कितना आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी, 5 × 5 25 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जिसे समझना आए वो नीचे कमेंट कर दे, मैं एक बार और समझा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से देख लेना। लॉजिक इसमें ये है कि दोनों केस में, केस 1 में और केस 2 में रेजिस्टेंस बराबर होगा। ये जो केस 1 में वोल्टेज और पावर दे रखा है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल के लाएंगे
और केस 2 के फॉर्मूले में यहाँ पे रख देंगे। ये लॉजिक है, ठीक है। और केस 2 में वोल्टेज 110 लेनी है क्योंकि 110 पे चला रहे थे, और सीधा सीधा कैलकुलेट करके हमारी पावर आ जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखी है सैम्पल प्रॉब्लम 3। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इसने क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। इन चारों में से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है। आप ध्यान से देखना, और जो नहीं होगा उस पर क्या कर देना, टिक कर देना, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पावर का फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे आपको तीनों। तो आगे है एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वर्क डन और एनर्जी हमेशा बराबर होती है। कभी भी आपसे बोले कि वर्क डन निकालो तो आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी बराबर होती है। या फिर आपसे ये बोलेगा ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाल देना, बस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ जाएगी। और दोनों की ऐसा यूनिट होती है जूल, दोनों की ऐसा यूनिट होती है जूल। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कैसे निकालोगे। मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाल देना सीधा सीधा। और आपने अभी पढ़ा है कि पावर बराबर W/T होता है, ठीक है। यहाँ से W निकाल लेना, W बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होगा, तो यही बराबर पावर इंटू टाइम हो जाएगा। जो आप पावर का फॉर्मूले से पावर निकालते, पावर के 3 फॉर्मूले आपके पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम की मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ जाएगा जूल में, ठीक है। इतना आसान सा फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर इंटू टाइम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, जो हमने पावर के फॉर्मूले से पावर निकाली है उसमें सिर्फ टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर W इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। या तो हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे या फिर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलेंगे, दोनों एक ही बात होती है, दोनों की ऐसा यूनिट भी सेम ही होती है, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी की ऐसा यूनिट हमेशा जूल होती है। The electrical energy consumed by an electric appliances is given by the product of its power rating and their time। तो पावर का और टाइम का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आ जाएगी। 1 watt-hour is the amount of electrical energy consumed when an electric appliances of 1 watt power is used for 1 hour। तो 1 watt-hour, अगर हम एनर्जी को कह रहे हैं कि 1 watt-hour है, तो उसका मतलब ये है कि वो 1 वोट का अप्लाइंसेस 1 घंटे तक चला है। एक वोट का अप्लाइंसेस, 1 वोट पावर का अप्लाइंसेस अगर हम 1 घंटे तक चलाएंगे तो उसे बोलेंगे हम 1 वोट आवर, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। आगे है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किलोवाट आवर। अब ये कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट होता है जो यूनिट हम घरों में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हम ये नहीं बोलते कि 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जूल में नहीं लेते बल्कि हम वॉट में लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है वो इम्पोर्टेंट यूनिट आपको याद रखनी है, वो है किलोवाट आवर। और इसे बनाते हैं ऐसा, K छोटा, W बड़ा और छोटा सा डैश और H भी छोटा, ठीक है। ऐसे किलोवाट आवर लिखते हैं हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की या फिर कमर्शियल यूनिट जो घरों में यूज़ हो रही है या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है,
उसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। और इसे नॉर्मल भाषा में, नॉर्मली घरों में 1 यूनिट भी बोल देते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोल देते हैं, जिस यूनिट पे हमारा इलेक्ट्रिकल बिल भी आता है, ठीक है। बोलते हैं ना, इतने रुपए यूनिट चल रही है हमारे यहाँ, या फिर इतने रुपए यूनिट चल रही है, वो यूनिट यही है। 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। इसे ही एक यूनिट भी बोलते हैं नॉर्मली भाषा में। अब मैं आपको ये बुक में पढ़ के समझा देता हूँ। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electric appliance is having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। जब भी 1 किलोवाट का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस 1 घंटे तक चल जाएगा तो 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी या यूज़ हो जाएगी, ठीक है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो ये कमर्शियल यूनिट है, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। समझ में आया? और 1 वोट जो बराबर होता है, 1 वोट हमें याद रखना है 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, पहले भी बताया था। और ये आपको सीधे सीधे याद रखना है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 36 लाख जूल के, ठीक है, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। कभी भी किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 36 लाख से या फिर 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर